नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। सबसे पहले गुड न्यूज़ से इस वीडियो की शुरुआत। हमारा चैनल जो बुल रन स्टॉक्स टर्मिनेट हुआ था वापस आ चुका है आफ्टर 13-14 डेज। हम लोग 13 दिन से हम लगातार ईमेल पे बात करे हुए हैं, लगातार ईमेल पे कनेक्ट हैं और आफ्टर दिस यूट्यूब ने एग्री कर लिया है कि यस हमसे गलती हो गई है और अब जो है हम आपका चैनल वापस कर रहे हैं। हमें प्लेटफॉर्म को सिक्योर करना होता है तो कई बार गलती से चैनल उड़ जाते हैं, जैसे आपके भी जेन्युइन चैनल है उड़ गए, तो ये आपको वापस दिया जा रहा है। तो हमारा चैनल वापस आ चुका है, लेकिन ध्यान से सुनिए ये वापस आया क्यों है। क्या हम सेबी रजिस्टर्ड है इसलिए वापस आया है? ये तो वन ऑफ द रीजन है ही। दूसरा रीजन जो सबसे बड़ा यूट्यूब की टीम ने हमसे कहा था कि आप बार बार ये रिपीट कर रहे हैं और जो हमने हमारा पक्ष भी रखा था कि दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, प्लीज कंसल्ट विद योर एडवाइजर, प्लीज कंसल्ट विद योर एडवाइजर। देखिए मैं समझता हूं ये चीज आपको बार बार इरिटेटिंग लग सकती है, लेकिन यही वो रीजन था, सॉलिड ग्राउंड बना जिसकी वजह से चैनल वापस आ गया। तो जब भी मैं वीडियो में बार बार बोलूं कि प्लीज कंसल्ट विद योर एडवाइजर, ऐड इन वॉच लिस्ट, प्लीज कंसल्ट विद योर एडवाइजर, और ये इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, तो प्लीज आप उसे इरिटेशन के अंदर ना ले, इरिटेट ना हो। मेरी आपसे विनती रहेगी, क्योंकि यही वो ग्राउंड बना है जिसकी वजह से हमारा चैनल वापस आया है। तो अब ये चैनल पे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे, उस चैनल पे वापस से वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे इस वीक से। लेकिन यस, गुड न्यूज़ इज दैट कि हमारा चैनल वापस आ चुका है और अब इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं, बात करेंगे आज टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के एनालिसिस के ऊपर। ध्यान रखिएगा, वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस का वीडियो होगा, इसमें किसी तरह से कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ हाईली रिस्क होता है, कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती है और यहां पे कोई गारंटेड रिटर्न नहीं मिलते। इक्विटी मार्केट बहुत रिस्की होता है। ये सब चीजों को बताने के बाद अब मैं शुरुआत करता हूं टाटा टेक्नोलॉजी के एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहले फंडामेंटल्स को हमें देखना है, उसके बाद में हम आगे की चर्चा करेंगे। और ध्यान रखिएगा, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या नई चीज पता चल सकती है। टाटा टेक्नोलॉजीज की मार्केट कैप अगर देखी जाए तो वो 28,000 करोड़ की है, लेकिन उससे पहले देखो कंपनी करती क्या है। खाली टेक्नोलॉजी नाम देख के नहीं होगा, कंपनी करती क्या है, यहां लिखा हुआ है इंजीनियरिंग सर्विसेज देती है, ऑफरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजिटल सॉल्यूशंस, ये कंपनी देती है। अब वो तो ठीक है, लेकिन ये पैसा कैसे कमाती है वो हमें समझना होगा। तो सबसे पहले हम यहां चलते हैं, इसके अर्निंग को समझिए, कमाती कैसे है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है। सर्विसेज जो ऑटोमोटिव की है वहां से 80% रिवेन्यू जो है वो अपनी लेके आती है, तो 80% रिवेन्यू उसी चीज से इसकी आ रही है। अगर बात करें टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से तो वो 20% की रिवेन्यू आती है। यहां पे समझिए इसको सेगमेंट वाइज ब्रेकअप में देखिए, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट से 100% रिवेन्यू आती है, जो कि हमें समझ में भी आता है। अगर इसको हम कस्टमर सेगमेंट में बांट दे और साथ में यहां पे डिवाइड कर दे लोकेशन वाइज ब्रेकअप में, तो इंडिया से 40% की रिवेन्यू जो है वो कंपनी लेकर आती है, यूके से 28% की, नॉर्थ अमेरिका से 21% की, और बाकी यूरोप से आती है 6% और बाकी दुनिया से लगभग 3%। यानी कि अमेरिका, यूके, नॉर्थ कोरिया, 3 इसके मेन बिजनेस सोर्स है और वहां पर अगर कोई इंपैक्ट आता है तो कंपनी के बिजनेस में इंपैक्ट पड़ेगा। यानी इन इकोनॉमी का ठीक रहना इस कंपनी के बिजनेस के लिए जरूरी है, ये हमें सीखने को मिला। ओके, आगे देखते हैं और क्या सीखने को मिलता है। कस्टमर सेगमेंट, तो देखिए ऑटोमोटिव सेगमेंट जो वहां से 83% की रेवेन्यू है और नॉन ऑटोमोटिव कस्टमर सेगमेंट जो वहां से 17% के आसपास का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप को समझिए यहां पे किस तरीके से आया है। सर्विसेज ऑटोमोटिव की जो वहां से 87% और अदर से 12%, मतलब ऑटोमोटिव बिजनेस में ही मेन इसका जो कारोबार है वो होता है। अगर कस्टमर वाइज ब्रेकअप देखो तो टाटा मोटर्स जेएलआर से 37% की रेवेन्यू कंपनी ला रही है एंड अदर से 62% की। यानी टाटा मोटर्स का बिजनेस अगर इंपैक्ट होता है तो इसका बिजनेस डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। प्लस एक चीज और समझो, टाटा मोटर्स जो है वो इस कंपनी की प्रमोटर है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। ओके, आगे देखते हैं और क्या सीखने को मिलता है। अब चलिए सबसे पहले इसके फंडामेंटल को कैच करने की कोशिश करते हैं। तो फंडामेंटल्स पे आइए, यहां पे मार्केट कैप हमने देख लिया। अब जरा देखिए इसका यहां पे पी रेशियो है वो 42 के आसपास का है। तो 42 का पी रेशियो, अब आप खुद सोचिए, आरओसी 25 है और आरओई 20% के आसपास की है, तो 42 का रेशियो जस्टिफाई है या नहीं है, कमेंट में आप मुझे बताइएगा। आगे समझिए इसको, यहां पे अगर हम देखना चाहें तो देखिए यहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 55% है और ये टाटा मोटर्स ही इस कंपनी की प्रमोटर है, ये ध्यान में रखिएगा, ये भी आपके ध्यान में हो। डेट फ्री कंपनी है, दैट इज गुड पॉइंट। हम खाली पॉइंट्स देख रहे हैं, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। अनप्लेज है, दैट इज गुड। प्रॉफिट की ग्रोथ खराब रही है, दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट। फ्री कैश फ्लो अच्छा है। मार्केट कैप टू सेल्स 5.52 है, क्या ये खराब है? नहीं। ऑटो बिजनेस टेक्नोलॉजी बिजनेस में इतनी तो 10-10 टाइम मिलती है वैल्यूएशन, यहां तो 5 टाइम ही मिली हुई है मार्केट कैप टू सेल्स। ऑटो बिजनेस में बहुत सी कंपनियां 10 के मार्केट कैप टू सेल्स पे ट्रेड करती है। पीजी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि अंडर वैल्यूएशन की निशानियां तो नहीं दे रहा है। आगे चलते हैं, यहां पर इसको समझने की कोशिश करिएगा। लुक एट दिस इज द पी रेशियो। एवरेज पी रेशियो को देखते हैं जरा, यानी जब से लिस्टिंग हुई है तब से। तो अगर ध्यान से देखें तो एवरेज पी जो मीडियन पी आ रही है वो 60 की आ रही है। राइट नाउ हम 40 के आसपास की पी पे ट्रेड कर रहे हैं। तो यानी मार्केट ने जो अभी तक पी एक्सेप्ट करी है वो यहां पर 60 की है और ये 40 पे ट्रेड हो रहा है। दैट इज अ गुड थिंग कि यहां पे करेक्शन मेजर हो चुका है। अब आगे की चीजें
कोई भी प्राइस एक्शन अच्छा होता है तो हमारे रडार पे आ जानी चाहिए, वॉच लिस्ट में आ जानी चाहिए। ओके, आगे देखते हैं, इसको समझिए। यहां पर जो हमारा पीयर कंपैरिजन है, इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। मैंने खाली इसके लिए लगाया है। तो अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू के फॉर्मेट पे आए यहां पर, तो 327 रुपीज की इंट्रिंसिक वैल्यू है एंड द करंट मार्केट प्राइस वो चल रहा है 700, यानी 2 टाइम्स है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहां पे कोई अंडर वैल्यूएशन है और बहुत ज्यादा कंपनी का वैल्यूएशन गिर गया है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। ऑल्दो यहां पे करेक्शन हो चुका है मेजर, बट स्टिल वैल्यूएशंस आर नॉट दैट अट्रैक्टिव जो कि ऐसा लगता है। बाकी कहानी क्या है वो हमें टेक्निकल पे और पता चलेगी। लुकिंग एट दिस सिनेरियो हमें आधी आधी बात करनी है। आगे चलते हैं, यहां पे समझिए इसके रिजल्ट्स को देखिए जरा, क्वार्टरली रिजल्ट्स। यहां मेजर इंपैक्ट आपको समझ आएगा। मार्च क्वार्टर के रिजल्ट 1286 करोड़ की यहां पे रिवेन्यू कंपनी लेकर आई है। अब यहां पर मार्च लास्ट ईयर में 1300 करोड़ की थी, तो वहां से आपकी ग्रोथ जो है वो कम हुई है, ये हमें पता चलता है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो भी यस, आपकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ गई है। अगर हम मार्जिन बेसिस पे देखें तो नहीं, आपके मार्जिन कंसिस्टेंट है। दैट इज अ बिग विन फॉर मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट की तारीफ करनी चाहिए। मार्जिन एज इट इज मेंटेन है। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो 17%, 20%, 17%, 18%। अब उसके बाद में दिसंबर 2023 से कंटिन्यूअसली इन्होंने मार्जिन पे इंपैक्ट नहीं आने दिया, यानी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट नहीं है। दैट इज अ बिग थम्स अप फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपनी, ये ध्यान में रखिएगा। आगे समझिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, सो दैट इज 231 करोड़ एंड यहां पे 258 करोड़ इन द सेम क्वार्टर। अगर हम यहां पे देखें तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो गया। यहां पर अगर देखें तो टैक्स लायबिलिटी कम हुई तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां बढ़ गया है। और यहां पे एक बिग विन था अदर इनकम का, जो कि यहां पे नहीं था। तो अदर इनकम और टैक्स लायबिलिटी की वजह से यहां पे हुआ। अब ये टैक्स लायबिलिटी क्यों ऐसा हुई है, अगर मैं आपको समझाने लगूं तो आप कहोगे यार क्यों दिमाग खा रहे हो, क्योंकि बहुत लंबी चीज है इसको समझाना। अगर मैं म्यूचुअल फंड में काम करता हूं तो मुझे समझाना पड़े, मुझे उसकी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, देखो इस वजह से टैक्स लायबिलिटी हुई, मुझे उसका नोट डालना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। बट मैं वहां पे नहीं हूं, मैं आपके साथ जनरल टॉक कर रहा हूं, तो इसके अंदर हम इन डेप्थ इतना नहीं जा रहे, बट बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई होगी। आगे चलिए, यहां पर समझिए इसको देखिएगा। ईयरली प्रॉफिट यहां पर क्या हुआ है, अगर आप रिवेन्यू को देखेंगे तो पता चलेगा कि रिवेन्यू में तो जंप आया है। मतलब रिवेन्यू एक जंप करिए, अगर पिछले 3 साल में देखें तो 4400 करोड़ से 5100 करोड़ तक आ गई, यानी 700 करोड़ रुपए की रिवेन्यू बढ़ी है पिछले 3 साल में। बट लुक एट दिस, यहां पे प्रॉफिट्स के अंदर वो इंपैक्ट क्यों नहीं मिला? उसका रीजन क्या था? यहां मार्जिन थोड़े से गिरे, मतलब वो ज्यादा नहीं गिरे, थोड़े से गिरे, क्योंकि दिसंबर 23 से मार्जिन कंसिस्टेंट है। उसके बाद में क्या, अदर इनकम तो बढ़ी है, फिर दिक्कत क्या है? अदर इनकम तो यहां पे बड़ी है, फिर दिक्कत क्या है? फिर आइए यहां पे टैक्स लायबिलिटी, लुक एट दिस, ये टैक्स लायबिलिटी भी है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को देखेंगे और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो वो आपके बड़े हुए हैं। ओके, बट द मिसिंग पार्ट इज ग्रोथ। अगर मार्केट को ग्रोथ नहीं दिख रही है तो वो एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट उसको काउंट कर लेता है। तो ग्रोथ नहीं है तो हमें वहां पे ध्यान रखना है कि ग्रोथ नहीं होना मार्केट उसमें पनिशमेंट के तौर पे काउंट करता है। प्लस मार्केट के सेंटिमेंट अगर नेगेटिव हो तो उस कंपनी के प्राइस में गिरावट आती है और उस कंपनी के प्राइस की पिटाई हो जाती है। तो दिस इज द इंपैक्ट ऑफ दैट ओनली। ऑल्सो आप इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में समझना चाहो, सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो, सीखना चाहो, तो देखो समझो 15 का ईपीएस अगर सिर्फ 16 का हुआ है 3 साल में, तो भैया ग्रोथ कहां है? बड़ा सिंपल तरीका है, ईपीएस के ऊपर आ जाओ, ईपीएस आपको स्टोरी बता देगा। ओके, ईपीएस, कैश फ्लो, इन सबको समझोगे तो आपको स्टोरी समझ आएगी। अब ये समझ में नहीं आता, टेक्निकल समझ लो, कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं, यहां पे इसको समझिए। यहां पे ग्रोथ, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ नॉट दैट अट्रैक्टिव। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की तो अच्छी है, लेकिन 3 साल की कुछ खास नजर नहीं आती। स्टॉक प्राइस सीएजीआर अवेलेबल ही नहीं है इन्फॉर्मेशन कुछ खास, क्योंकि लिस्टिंग के बाद में धड़ाम ही हो रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी अच्छी है, बढ़िया कही जाएगी, खराब नहीं कह सकते। आइए यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। लुक एट दिस, प्रमोटर कौन है भाई इसके? टाटा मोटर्स लिमिटेड इज द प्रमोटर। 53% होल्डिंग उनके पास में है एंड 1% और किसके पास में? टाटा मोटर्स फाइनेंस, यानी टाटा ग्रुप के पास ऑलरेडी होल्डिंग है और टाटा मोटर्स ही उसकी मेन ओनर है इस कंपनी की। एफआईएस कुछ भी होल्डिंग नहीं है खास, 3% कंसिस्टेंट है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग 3.44 से थोड़ी कम कर ली, 2.48 कर ली, लेकिन कोई बड़ी या मेजर होल्डिंग इनके पास नहीं है। पब्लिक के पास में 39.20, मतलब कि लगभग 40% की होल्डिंग है। अब इस पब्लिक में कौन है? ध्यान से देखिएगा, कोई भी बड़ा नाम नहीं है। ये टीपीजी राइज क्लाइमेट जो है वहां पे 6% की होल्डिंग है और यहां पे पैट्रिक रेमन जो है उनके पास में लगभग 1% की होल्डिंग जो है वो नजर आती है। मतलब कोई बड़ा नाम यहां पे नहीं है, कोई बहुत बड़ा नाम कर रहा हूं, फेमस नाम। यहां पे समझना, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर 13,74,000। 13 लाख लोगों, 13 लाख 14 लाख लोगों का इस कंपनी में
पैसा लगा हुआ है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए, यानी हाईली पब्लिक इंटरेस्टेड स्टॉक है, इतना हमें नोट करना होगा। अब चलते हैं जरा एक बार इसके मैनेजमेंट की बात पे कि मैनेजमेंट ने क्या बोला है रिसेंट में, वो सुनिएगा। इसके सीईओ और सीएफओ ने क्या कहा है। ओके, तो सीईओ एंड एमडी ने यहाँ पे देखो क्या कहा है, मैं एक लाइन हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, इसको समझिए। वी रिमेन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, ओके, ऑटोमोटिव ER&D, ओके, यहाँ पे देखिए स्पेंडिंग ड्रिवन बाय सस्टेन इनोवेशन इन इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी, यानी ये थोड़ा सा पॉजिटिव है अगर मैं आपको बताना चाहूँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। पर देखो हर बंदा, हर एमडी सीईओ अपनी कंपनी के विजन को लेकर आगे पॉजिटिव होगा, बहुत कम कंपनी होगी जो कहेगी कि हम डीग्रोथ कर रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पे अगर इनका देखा जाए, जो कि सविता बालचंद्रन जी है जो सीएफओ है, ये भी हमें यही बात कह रही है कि देखो मूविंग फॉरवर्ड वी रिमेन कमिटेड टू मेंटेनिंग ऑपरेशनल डिसिप्लिन। देखो, और ये बात सही भी है, इन्होंने ऑपरेशनल डिसिप्लिन रखे भी हैं, ये मानना पड़ेगा भाई, ये मैनेजमेंट की ताकत है, उन्होंने ऑपरेशनल डिसिप्लिन रखे हैं, व्हाइल मेकिंग थ्रूआउट फुल इन्वेस्टमेंट इन द टैलेंट एंड कैपेबिलिटी टू ड्राइव लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर आवर स्टेक होल्डर्स। देखो ये कुछ मेजर चीज तो बता नहीं रहे, ना कोई गाइडेंस दे रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन हाँ इन्होंने इतनी चीज कह दी है कि हम ऑप्टिमिस्टिक है फ्यूचर को लेके मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ध्यान रखिएगा इनकी वर्डिंग खुद क्या बोल रही है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, कोई शॉर्ट टर्म में इन्होंने पॉजिटिव नहीं बोला है, कंपनी का मैनेजमेंट ये कह रहा है। आइए आगे चलते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड दिस, और हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। यहाँ पे आइए, ध्यान रखिएगा, दिस इज द टेक्निकल डाटा। आइए पहले हिस्ट्री को समझते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए, दिस इज द हिस्टोरिकल डाटा, और इसको समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे हुआ क्या है। देखो लिस्टिंग होती है कंपनी की, लिस्टिंग के बाद में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग के बाद में साइडवेज, साइडवेज के बाद में क्या होता है, यहाँ पर साइडवेज के बाद में अगर स्टॉक जो है किसी रेंज को काट कर निकलना चाहता है तो वो जो गुड प्लेयर्स होते हैं या मोमेंटम प्लेयर्स होते हैं उनकी लिस्ट में आ जाता है, उनकी वॉच लिस्ट का पार्ट बनता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर ये ब्रेकडाउन करता है और उसके बाद में नीचे की जर्नी कंटिन्यू करता है। अब इस ब्रेकडाउन पे मान लीजिए बहुत से लोगों की पोजीशंस अगर होती है उस वक्त, तो वहां पे उनको कोई भी प्लेयर होगा जो जिसके गाइडेंस में वो काम करते हैं, तो वो यही कहेगा कि यस यहाँ पे ब्रेकडाउन है, सो इट इज बेटर टू स्विच, और एक बार शांत हो जाओ, इससे एक बार हट जाओ। लेकिन वहां पे उसकी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो देन वी विल हेड टुवर्ड अ बिग करेक्शन। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं, राइट नाउ सिचुएशन को अगर देखा जाए, सो इफ वी लुक एट दिस, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर साइडवेज है कंप्लीटली ट्रेंड, जहां पे ऊपर में ये एक इंपॉर्टेंट जोन है जिस जोन से टकरा के बार बार जो है वो प्राइस रिवर्स हो रहे हैं। ओके, तो यानी कि जब तक इस जोन के अंदर है तब तक यहां पे बेयर्स की ग्रिप में है, हमें इतना पता चल गया। तो ये बेयर्स की ग्रिप में इतना पता चला, यानी कि जो गुड प्लेयर्स हैं या मोमेंटम प्लेयर्स हैं उनके रडार पे कब आएगा, जब इस रेंज के ऊपर आके सस्टेन करता है तो उनके रडार पे आएगा, तब तक उनके रडार पे नहीं है, इतना हमें आइडिया होना चाहिए। इफ यू लुक एट द EMAs, तो देखिए दिस इज लाइक अ 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन, इसके भी अभी नीचे है और ये भी उस रेंज के आसपास है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर ही आपकी वॉच लिस्ट का पार्ट होना चाहिए और उसके ऊपर इसको हमें अपने एडवाइस साथ कंसल्ट करना है तो हम देख सकते हैं। ओके, बट फिलहाल अभी कुछ ऐसा नजर आ नहीं रहा है जो कि चार्ट के अकॉर्डिंग कुछ हमें बताता हो। ध्यान रखिएगा, चार्ट के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, दिस इज एज पर द चार्ट। हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार वीकली चार्ट पे। लुक एट दिस, दिस इज द वीकली डाटा। द ओनली गुड थिंग इज कि आफ्टर अ फॉल यहां पे थोड़ा ब्रेक लगा है, दैट इज अ गुड थिंग। यहां पे चलते हैं मंथली डाटा, सेम सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन यहां मिलेगी आपको, 1 2 3 तीन बार यहां पे इसी जोन से टकरा के मंथली डाटा में भी हमें डाउन ट्रेंड अभी भी दिख रहा है, बट द गुड थिंग इज पोज है उस पे, ये हमें पता होना चाहिए। अब आइए जरा मैं यहां पे एक बार आप इस चार्ट को ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, ये चार्ट है, एक बार आप जरा ध्यान से देख लीजिए। ओके, रिसेंट का ये चार्ट है, देख लिया। अब आइए मैं कुछ आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, हम लोग कुछ ड्राइंग करते हैं यहाँ पे, इस ड्राइंग पे आप चीजों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। इमेजिन करिए यहाँ पर कोई कंपनी है जिसका ये ऐसा ऐसा ट्रेंड है, ओके, और फिर ऐसा 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 उसका एक ट्रेंड बन गया, ठीक है। चलो थोड़ा इधर ड्रॉ कर लेते हैं यार, ज़्यादा इधर हो गया ना। ये देखो ऐसा ऐसा एक ट्रेंड था, वहाँ से ब्रेक डाउन होके फिर वो ऐसे आई और यहाँ पर उसने एक जोन बना लिया, ठीक है। राइट नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट दिस पॉइंट। ओके, अगर कोई भी ऐसी कंपनी हो या कोई भी ऐसा आपको चार्ट दिखता है, ऐसे चार्ट पे क्या है, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, वी नीड टू एनालाइज द ट्रेंड। तो ट्रेंड क्या देखना है कि भाई क्या है, और ये देखना है कि ग्रिप किसके पास है, ग्रिप किसके पास है, तो ग्रिप बुल्स के पास है या बेयर्स के पास है, वो हमें डिसाइड करना है। सो आई थिंक आपने डिसाइड कर लिया है यहाँ पे। कोई भी इस टाइप का चार्ट होता है तो उसमें ग्रिप बेयर्स के पास में होती है, नॉट विद द बुल्स, ये पता चल गया। तो ट्रेंड उसको बोलते हैं नेगेटिव, तो हमने डाउन ट्रेंड देखा या नेगेटिव ट्रेंड देखा, बेयर्स की ग्रिप में है। तो जब तक ऐसा है तब तक वो चार्ट किस टाइप का हुआ, वो हुआ
जो लोग वहां पर वेट एंड वॉच की सिचुएशन रखते हैं उनके वॉच लिस्ट का चार्ट है वो किसी भी तरीके से मोमेंटम का चार्ट नहीं बनता है, वो किसी भी तरीके से उन लोगों का चार्ट नहीं बनता जो कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग ध्यान रखते हैं। तो वो चार्ट उनके रडार पे नहीं आता, इतना हमें पता लगना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फिर से सुनिएगा। तो ऐसे चार्ट उन लोगों के काम के होते हैं जो कि लिस्ट बना रहे हैं कि कौन से अच्छे ग्रुप की कंपनीज है जो कि गिरी हुई है, उनको हम कैसे देख सकते हैं, तो उनके लिस्ट में आ सकता है। बट फिलहाल ये कोई भी मोमेंटम का पार्ट नहीं हो सकता, कोई भी ट्रेंड का पार्ट नहीं हो सकता जब तक उस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आके टिक ना जाए, और उसके ऊपर आता है तो रिव्यू किया जाना चाहिए और तब देखा जाना चाहिए। तो बहुत से लोग जो टाटा टेक्नोलॉजी को लेकर पूछ रहे थे कि किस तरह का एनालिसिस है, आई होप आपको एनालिसिस समझ आया होगा। अगेन रिमाइंडिंग, इसमें किसी टाइप से मैंने कोई बाय सेल की एडवाइस आपको नहीं दी है और ना ही कुछ मैंने आपको इस तरीके की चीज बताई है कि यहाँ पे कोई बाय सेल बनता है। बट रिमेंबर, जो मैंने आपको चीजें सिखाई है, जो आपने चार्ट पे सीखी है, उसको मार्क रखिए, उसका ध्यान रखिए, आपको क्लियर इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब वहां पे वो आता है तो अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करिए, आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। ये एक लर्निंग वीडियो, इसमें मजा आया होगा आपको। बाकी मेरी उम्मीद रहेगी कि आप इस वीडियो से सीख के कुछ चीजों को अपने आप में इंप्रूव करेंगे। एंड ध्यान रखिएगा, हमारे टेलीग्राम पे अगर आप कनेक्ट नहीं है, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं है, ट्विटर पे कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट हो जाइए। बहुत सी रिसर्च रिपोर्ट में टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूं, तो आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। बाकी ऐसी एनालिसिस अगर आप मुझसे सीखना चाहें तो 1-to-1 सीखने के लिए वेब एनालिसिस में आइए, उसके लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बट रिमेंबर, टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहां पे मेरी बहुत सी रिपोर्ट आती रहती है जो आप पढ़ सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहें, समझना चाहें उसके लिए, तो टेलीग्राम पे आपको वो रिपोर्ट मिल जाएगी। एंड यस, मैं ये भी कहना चाहूंगा, आप जितना लर्निंग पे फोकस करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। प्योरली एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको आगे लेके जाती है। और अगर हम लर्निंग पे फोकस करने की बजाय खाली ये फोकस करें कि कभी कोई लोग होते हैं वो ऑप्शंस की तरफ भागते हैं, कभी कोई लोग होते हैं वो उस मार्केट फॉरेक्स मार्केट की तरफ भाग रहे हैं, कई लोग जो होते हैं वो और मार्केट की तरफ भाग रहे हैं जो कि ब्लॉकचेन वाले मार्केट हैं उनकी तरफ भाग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप एक स्टिक टू ए डिसीजन कि मुझे इस मार्केट में रहना है और वही करना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले नेटवर्क मार्केटिंग में थे, ओके, फिर नेटवर्क मार्केटिंग से उठ के वो लोग देखो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बन गए, वहां से अब वो ब्लॉकचेन वाले मार्केट यानी वो क्रिप्टो वगैरह के एक्सपर्ट बने हुए हैं। तो ये लोग एक्सपर्ट बने रहेंगे, ये लोग हमेशा नए नए एक्सपर्ट बनते रहेंगे, क्योंकि इनका एक कोई ऑरा नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, इनको बस ट्रेंड के साथ चलना है। आप ऐसा मत करिएगा, इस झांसे में मत आइएगा। अगर आपने मार्केट को चूज किया है, मार्केट पे ही स्टिक रहे, मेरा आपसे इतना ही कहना है। बाकी अन्य किसी आपको सवाल के लिए कुछ पूछना हो हमारे सर्विसेज के रिगार्डिंग, हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज या फिर हमारे जो वेब एनालिसिस ट्रेनिंग प्रोग्राम की लर्निंग प्रोग्राम के रिगार्डिंग, ध्यान रखिएगा प्योरली लर्निंग प्रोग्राम है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस यहाँ नहीं होती है। तो उसके रिगार्डिंग आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बाकी सोशल मीडिया लिंक्स आपके सामने हैं। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।